हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शांत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 10 ज्योग्राफी का। ठीक है, और हमारा पेपर टाइटल क्या है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड झारखंड। इंडिया का भी पढ़ेंगे और हम लोग झारखंड का भी पढ़ेंगे। पासिंग मार्क्स आपका कितना है? 40। और आपका टोटल यूनिट्स कितने में डिवाइडेड है? 5। हमेशा की तरह पहले थोड़ा सिलेबस देखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर लॉन्ग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट में हम लोग को फिजिकल फीचर देखना है, तो क्या तो लोकेशन देखेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखेंगे, जो कि हमारा क्या है 6 पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट देखेंगे। क्लाइमेट का क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन। ओके, यूनिट 2 में क्या है? पॉपुलेशन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा ग्रोथ है, स्ट्रक्चर, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय रेस, उसके बाद कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्राइब्स एंड देयर कोरिलेशन। ओके, यूनिट 3 में क्या देखेंगे? तो रीजनलाइज रीजनलाइजेशन ओके ऑफ इंडिया। अब ये रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया क्या होता है? क्षेत्रीयता क्या होता है? तो देखिए क्षेत्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो लाइक जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमको एक इंडियन होने से ज़्यादा गर्व है हमको एक झारखंडी होने में, तो आपको शायद सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन इसी को क्या बोला जाता है? रीजनलाइजेशन। ओके, मतलब अपने इंडियन होने से ज़्यादा अपने बिहारी होना, बंगाली होना, झारखंडी होना, ये सबको प्रमोट करना। ठीक है, इसका दो पहलू हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव क्या होंगे कि हम अपने एकता, ब्रदरहुड को दिखाएंगे। ठीक है, ये सब हो जाएगा, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंस में क्या हुआ कि हम लोग को पता है कि इंडिया एक डाइवर्सिटी का देश है, तो अगर इस तरह में अगर हम लोग अपने अपने क्षेत्रवाद से ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे बीच डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और भी अगर बोल सकते हैं और एग्जाम्पल की अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, या मान लीजिए आईआईटी आईएसएम बनने वाला है। ठीक है, तो अगर वो दिल्ली में बन रहा है तो हम बन तो हमारे इंडिया में रहा है, तो हमको अपना मानना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, झारखंड में भी रहता तो सही रहता, झारखंड में बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग कभी कभी होता है ना, तो ये सब क्या बोला जाता है? क्षेत्रवाद। इंडिया से ज़्यादा प्यार अपने क्षेत्र से करना। ठीक है, चलिए यूनिट 4, इकोनॉमिक, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, क्या क्या मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ओर, कोल, पेट्रोलियम गैस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन एंड शुगर केन। ठीक है, ये हमारे आर्थिक में कैसे मदद करता है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड इंडस्ट्रियल रीजियंस, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल रीजन जिसको माना जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, यूनिट 5, रीजनल अकाउंट ऑफ झारखंड। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स, जो कि संथाल सबसे ज़्यादा है कि नहीं। इकोनॉमिक फीचर्स में क्या? एग्रीकल्चर, मिनरल एंड इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, सिल्क एंड टूरिज्म, सारा ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम एमसीक्यू करते हैं, देन हम लोग क्या बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी में। ओके, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो कितना ऊपर बोले? 6। ठीक है, 6 होता है टोटल। पहला क्या होता है? हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि मोस्ट फर्टाइल एरिया है। ठीक है, रीजन है। उसके बाद इंडियन डेजर्ट थार है जो कि, और पेनिसुलर प्लेटू। उसके बाद कोस्टल, सबसे नीचे क्या होता है? कोस्टल रीजन। उसके बाद आइलैंड जो हमारा है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा, आइलैंड का नाम बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया, किस तरह का हम लोग को क्लाइमेट मिलता है? तो मानसूनी। ओके, कैसा मिलता है? तो मानसूनी। चलिए, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया इज, तो कौन सा है भाई? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। 5, विच स्टेट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार।
ठीक है। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संथाल, ठीक है। लौह अयस्क सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में, ओके। 8 नंबर, विच मिनरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड? तो किस खनिज संसाधन को काला सोना माना गया है? कोल, जो कि हम लोग को, झारखंड वाले को, उड़ीसा वाले को अच्छे से पता है, ब्लैक डायमंड है ना। विच क्रॉप इज नन एज गोल्डन फाइबर? सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो जूट को, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि सिल्वर किसको बोला जाता है, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार? कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी, ठीक है। कौन सी नदी? कोसी, ओके। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया इज, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो वेस्ट बंगाल, ओके। सबसे ज्यादा उत्पाद कहाँ पे होता है चावल का? तो पश्चिम बंगाल। रांची पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो माइका, अब्रक, ओके। रांची पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, तो कौन सा है भाई? तो कंचनजंगा, ओके, ठीक है। कंचनजंगा है। उसके बाद 14, विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो अहमदाबाद को, ठीक है। किससे कहा गया? अहमदाबाद। अच्छा, अगर कोई पूछ देगा कि वाई इट कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या बताओगे आप लोग? तो क्या है कि जैसे एक इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पे क्या होता है? टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है और बहुत गुड क्वालिटी में होता है। वैसे ही हमारे गुजरात में भी क्या होता है? टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी क्वालिटी में होता है, इसीलिए से कहा गया है, ठीक है, कंपैरिजन करके। चलिए, विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया? भारत का धान कटोरा किस राज्य को कहा गया है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक कौन सा राज्य है? तो असम, ठीक है। कौन सा राज्य है पेट्रोलियम के उत्पादक में? तो असम। कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? तो कौन सा पठार कहलाता है? तो छोटा नागपुर, ओके। चलिए, जमशेदपुर में कौन सा उद्योग केंद्रित है? तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, लौह और इस्पात का उद्योग, ठीक है। 19 नंबर, विच रिवर वैली इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया? किस नदी का भारत का रूर कहा गया है? ठीक है, तो किसे कहा गया है? दामोदर, गोदावरी, महानदी या फिर नर्मदा? तो किसे कहा गया है? दामोदर वैली को। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कौन सा है? तो कौन सा है? भिलाई, ठीक है। लार्जेस्ट स्टील प्लांट क्या है? भिलाई में। अब चलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब दी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग 6 पढ़े थे, कौन कौन सा पढ़े थे? आपको याद हो जाना चाहिए। हिमालय, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या है? हिमालय पर्वत प्रदेश। तो यह नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये यंगेस्ट है, आपको याद रहना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा 1 वर्ड में तो आपको क्या मानना पड़ेगा? हिमालय पर्वत प्रदेश, ठीक है। जो भारत के उत्तर में स्थित है और 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिका, शिवालिका, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है? इंडो गैंगटिक मैदान। इसमें क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा निर्मित यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है और भारत की कृषि का मुख्य आधार, ये मोस्ट फर्टाइल रीजियन है, ठीक है। आपको अगर 1 वर्ड में आएगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थर्ड में क्या? प्रायद्वीपीय पठार, यह प्राचीन क्रेटोनिक भूभाग है जिसे छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार और मालवा पठार में बांटा गया है। कितना में बांटा गया है? छोटा नागपुर, दक्कन और मालवा, ठीक है, 3 में। चलिए,
उसके बाद क्या है, तटीय मैदान। तटीय मैदान में क्या है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में नारियल, चावल और मसाले की खेती होती है। किसकी होती है, तो नारियल, चावल और मसाले की खेती होती है। पांचवा, द्वीप समूह। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के द्वीप समूह है, ठीक है। आइसलैंड जिसको बोलते हैं। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, तो राजस्थान का थार मरुस्थल इसका उदाहरण है। थार वाला जो बताए थे, नॉर्थ, नहीं, इंडियन डेक्कन में, ठीक है, डेजर्ट में। इन भौतिक प्रदेशों ने भारत की विविधता, जलवायु, कृषि और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द मॉनसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की मानसूनी जलवायु का वर्णन कीजिए। तो चलिए करते हैं। भारत की जलवायु मुख्यतः मानसूनी प्रकार है। कैसा है, तो मुख्यतः मानसूनी है, ठीक है। मानसून शब्द का अर्थ है ऋतु परिवर्तन, मतलब, ठीक है, क्या अर्थ है मानसून का, तो ऋतु परिवर्तन। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक वर्षा लाता है और देश की लगभग 75% वर्षा इसी से होती है। यह अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित होकर भारत के विभिन्न भागों में वर्षा करती है। अक्टूबर से नवंबर तक उत्तर पूर्व मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र में वर्षा करता है। अक्टूबर नवंबर में किधर होता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। मानसून का समय और तीव्रता भारत की कृषि व्यवस्था, फसलों और पैदावार और ग्रामीण जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है, ठीक है। यदि मानसून समय पर आए और पर्याप्त वर्षा हो तो कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, परंतु विलंब या अल्प वर्षा से सूखा और अकाल की स्थिति बन सकती है। इसीलिए भारत की जलवायु और अर्थव्यवस्था दोनों ही मानसून पर अत्यधिक निर्भर करती है। इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है धनबाद में, पिछले ये से 75% ज़्यादा हुआ है, ठीक है, धनबाद में। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ भारतीय कृषि में जलोढ़ मिट्टी का महत्व बताइए। तो ज़्यादा कृषि होगा तो ज़्यादा हम लोग का आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के मैदानों पर पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, बड़े बड़े गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के मैदान में पाया जाता है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए बालू, गाद और चिकनी मिट्टी से बनी होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो क्या क्या है, नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है और चूना है, ठीक है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, कपास, जूट और दलहन जैसी फसलें बड़ी पैमाने पर उगाई जाती है। कौन कौन, जलोढ़ में आप पूछ देगा क्या क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, धान, गेहूं, गन्ना, कपास, जूट, ठीक है। और जूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। अभी ऊपर पढ़े हम लोग। चलिए, अब जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। नई जलोढ़ जिसे खादर और पुरानी जलोढ़ जिसे भांगड़। खादर और भांगड़, नई जलोढ़ अधिक उपजाऊ होती है। नई जलोढ़ क्या होती है, अधिक प्रोडक्टिविटी और फर्टाइल होती है और प्रत्येक वर्ष नदियों की बाढ़ से इसका नवीनीकरण होता रहता है। बाढ़ आ गया, वो मिट्टी बह के चल गया, वो अब दूसरा आ गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, नवीकरण बोलेंगे। भारत की लगभग 40% जनसंख्या इसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में निवास करती है। यह कारण है कि यह मिट्टी भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद है जब वो ये क्या बोलते हैं, जब मोहनजोदारो हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता जब आया था, तो वो कैसे खत्म हुआ है ये तो हमें पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि आर्य समाज के जो आर्यंस जो थे वो आए थे और गंगा, यही सब जो जिस ये सब में क्या था, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी था, प्रोडक्टिविटी एरिया था, तो यहीं पे वो लोग क्या करते थे, बसे थे। फर्स्ट टाइम वो लोग यहीं पे आए थे। एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो चलिए, भारत में जनसंख्या का वितरण को समझाइए। तो भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या का वितरण असमान असमान है, ठीक है। गंगा यमुना के मैदानी भाग, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। कहाँ कहाँ पे वो बताया गया है, गंगा यमुना के मैदानी भाग में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, बिहार, उत्तर
प्रदेश और केरल जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसका कारण उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल और कृषि एवं उद्योग के अवसर है। इसमें क्या था, ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त जल है, तो किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। पहले के आदमी को क्या था, रोटी कपड़ा मकान, यही तो 3 चीज़ था, है ना? इसके विपरीत राजस्थान का थार मरुस्थल, लद्दाख का पर्वतीय क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं। ठीक है, पानी का कमी हो जाता है या फिर वर्षा ही होते रहता है, तो इसमें क्या है, थोड़ा-सा रहने में हम लोग को सिचुएशन क्या डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की घनता अधिक है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। भारत की जनसंख्या संरचना में युवा वर्ग की संख्या अधिक है, जो इसे श्रम शक्ति की दृष्टि से सशक्त बनाता है। युवाओं की संख्या क्या है, अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का वर्णन कीजिए। तो सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी क्या है भाई, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसे भी हम लोग जाते हैं, इंडिया क्या है, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। ठीक है, भारत अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि प्रचलित है। भाषाई दृष्टि से भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती है। बोलियां क्या होती है, भाषा तो चलिए अलग है, और बोलियां क्या होती है कि आप 1 किलोमीटर चलिएगा, फिर दूसरा बस्ती आ जाएगा तो दूसरा जैसा लैंग्वेज बोलने लगेगा, समझे। दूसरा 1 किलोमीटर बोली मतलब चेंज होते रहता है, जहाँ जैसा है टोन। जाति और वर्ग की विविधता में भारत की सामाजिक संरचना का हिस्सा है। विभिन्न जातियां और जनजातियां जैसे संथाल, उरांव, मुंडा, भील आदि अपने अपने पारंपरिक रीति रिवाज और लोक संस्कृति का संरक्षित किए हुए हैं, और सब अपने अपने ऐसा प्रोटेक्शन रखे हुए अपने रीति रिवाज त्योहारों को कि वो लोग ये नहीं करते हैं कि ये हमें शर्म आएगा चाहे कुछ भी। अगर वो झारखंड के और तमिलनाडु में है तो वो झारखंड वाला त्योहार वहाँ पे भी मनाएंगे, है कि नहीं। भारत का प्रत्येक क्षेत्र अपनी विशिष्ट वेशभूषा, भोजन, नृत्य, संगीत और पर्व त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। हर एक राज्य में अलग अलग है कि नहीं, वेशभूषा, भोजन, नृत्य, संगीत। यह विविधता भारत में विविधता में एकता और अनोखा उदाहरण बनाती है। इतना डाइवर्सिटी होके भी हम लोग क्या है, एक है। चलिए, झारखंड के खनिज संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए, झारखंड को खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में अयस्क, कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। यूरेनियम का जादू गोड़ा है ना। छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र विशेष रूप से खनिज संपदा से समृद्ध है। सिंहभूमि लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद को भारत का कोयला राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र है। गिरिडीह और हजारीबाग अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, और इन खनिजों के कारण झारखंड में भारी उद्योग जैसे बोकारो और जमशेदपुर इस्पात संयंत्र, कोयला आधारित ताप विद्युत गृह और खनिज आधारित उद्योग विकसित हुए, है कि नहीं। अब वो है इतना, तभी तो हम लोग प्लांट, स्टील प्लांट वगैरह खोले। अब बोकारो को स्टील प्लांट से ही जाना जाने लगा, है कि नहीं। खनिज संसाधनों झारखंड की अर्थव्यवस्था और रोजगार का मुख्य आधार है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका समझाइए। भारत के इकोनॉमिक ये पे हम लोग को क्या, एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी पे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। तो इसको क्या बोल दे रहा है यहाँ पे कि टोटल मतलब 80% डिपेंडेंस किस में बता दे रहा है कि कृषि से ही है। लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। कृषि से न केवल खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, बल्कि उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है। ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्री को क्या करते हैं, कच्चा माल। अब जैसे मैंगो का खेती है तो मैंगो से क्या बनेगा, फ्रूटी बनेगा, जूस बनेगा, समझे। जैसे कपास से वस्त्र उद्योग, गन्ने से चीनी उद्योग और जूट से जूट उद्योग।
कृषि भारत के निर्यात में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। चाय, मसाले, कपास और तंबाकू विदेशों को निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। बाहर भेजते हैं जब ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो क्या ऐसे ही ना हमारा बैलेंस है सारा। हरित क्रांति के बाद भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। आज भी कृषि जीडीपी में लगभग 17 से 18% योगदान करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा कृषि पर ही आधारित है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा गया है। कृषि को क्या बैकबोन माना गया है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड के औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आपको बताना है कि हम लोग को जैसे कि पता है कोल का तो है ही, उसके बाद स्टील हो गया, आयरन का भी हो गया, एल्युमिनियम, ठीक है, ये सब का भी, और सीमेंट। अगर आप लोग को पता होगा, अगर कोई सिंदरी से होंगे, धनबाद झरिया का तरफ है सिंदरी, अगर वहाँ पे बहुत बड़ा एक सीमेंट फैक्ट्री है, तो ऐसे करके मतलब बहुत सारा है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर पढ़ते हैं। झारखंड में खनिज संसाधनों की प्रचुरता का कारण यह है उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टेस्को बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। बोकारो, हजारीबाग और धनबाद में भी इस्पात और कोयला आधारित उद्योग स्थापित है कि नहीं। सिंहभूमि क्षेत्र में तांबा उद्योग और गिरिडीह में अभ्रक उद्योग विकसित है। इसके अतिरिक्त खाद, सीमेंट, एल्युमिनियम, बिजली उत्पादन और परिवहन से संबंधित उद्योग भी झारखंड में मौजूद है। अब जरूरी नहीं है कि आप ये वाला पढ़ के जाएंगे तभी, आप अपने कॉमन सेंस से भी इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास से झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बड़े पैमाने में रोजगार सृजन हुआ है। चलिए 9th नंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दामोदर वैली इन इंडिया। भारत में दामोदर घाटी का क्या महत्व है। तो चलिए, दामोदर घाटी झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे भारत का रूर कहा जाता है। यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला और लौह अयस्क पाया जाता है, जिस कारण यहाँ भारी उद्योग और बिजली उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। दामोदर घाटी डीवीसी की स्थापना बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और औद्योगिक विकास के लिए की गई है, ठीक है। बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, सिंचाई के लिए और इंडस्ट्रियल विकास के लिए है, ठीक है। धनबाद का झरिया कोयला क्षेत्र और बोकारो स्थित संयंत्र इसी घाटी के अंतर्गत आते हैं। इस घाटी ने झारखंड और पूर्वी भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। हमारे झारखंड से पानी, बिजली और क्या जाता है, कोयला, और बोलते नहीं है खुद अंधेरे में रहकर जा रहा है दूसरों को रोशन करने, वही वाला हाल है हमारा। दिया दिया के नीचे ही हर जगह कर देगा, बट अपने ही नीचे अंधेरा रखता है, वही है। एक्सप्लेन दी टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ झारखंड। झारखंड की पर्यटन क्षमता को समझाइए। तो पहले हम लोग को पता है क्या क्या है, बैद्यनाथ धाम, देवघर, नेतरहाट, पारसनाथ, है कि नहीं। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। झारखंडी झारखंड प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर राज्य है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में रांची, दुमका, देवघर, नेतरहाट, पारसनाथ, पहाड़ी दशम और हुंडू फॉल जलप्रपात शामिल है। इससे ज़्यादा और भी आपको कुछ याद होगा तो सब डाल दीजिएगा, जो क्या बोलते हैं इसको, महसूर, जो झारखंड की जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक नृत्य और त्यौहार पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देवघर का बाबा बैजनाथ धाम हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। झारखंड में साहसिक पर्यटन, वन्य जीवन पर्यटन और इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग से राज्य की आय और रोजगार में भी वृद्धि होती है तथा सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है कि नहीं। चलिए अब इसी का वही सब क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा मे भी एक दो डिफरेंस रहेगा, और बाकी आपको क्या करना है, इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इन डिटेल। तो जैसे हम लोग ऊपर में ही पढ़े, टोटल कितना है, 6 क्या क्या है,
हिमालय पर्वत प्रदेश है कि नहीं, फिर वो 3 में बटा था, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिका। ओके, हिमाद्री में क्या है, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा जहाँ माउंट एवरेस्ट का कंचनजंगा जैसी चोटियाँ है, ठीक है, बड़े बड़े जो ये हैं। हिमाचल में क्या है, घाटियाँ और पर्वतीय मैदान जहाँ शिमला और मसूरी जैसे प्रसिद्ध स्थल है। शिवालिका में क्या है, सबसे नवीन और निचला भाग। उत्तरी मैदान में हम लोग देखे थे क्या, सबसे अत्यधिक उपजाऊ भूमि है, जिसमें क्या आता है, पंजाब हरियाणा मैदान गंगा यमुना दोआब और ब्रह्मपुत्री घाटी में विभाजित किया गया। भारत के अन्न भंडार कहलाता है। बोल देगा भारत का अन्न भंडार क्या है, तो उत्तरी मैदान, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। इसमें छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, मालवा पठार आते हैं, जहाँ खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है, तो राजस्थान का थार मरुस्थल शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, जहाँ लोग सिंचाई परियोजनाओं पर निर्भर करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरे ये पे निर्भर रहेंगे कि कहीं से पानी वाटर सप्लाई आएगा, तब हम क्या करेंगे, खेती उती करेंगे, ठीक है। तटीय मैदान, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान कृषि, मत्स्य पालन और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तटीय मैदान में क्या होगा, कोस्टल वगैरह में तो कृषि, मत्स्य पालन यही सब होगा, मछली और समुद्री व्यापार होगा। द्वीप समूह में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रदेशों को सामूहिक स्वरूप भारत की विविधता और उसकी आर्थिक प्रगति का आधार है। ये सब क्या है, भारत की आर्थिक प्रगति का आधार है। यही कारण है कि भारत को भौतिक विविधताओं का देश कहा गया है, ठीक है। अगर आपको पूछ देगा कि भारत को भौतिक विविधताओं का देश क्यों कहा गया है, तो इसका भी आंसर यही सेम होगा, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्यीय विशेषताओं को समझाइए। तो चलिए समझते हैं। जैसे मुख्य बिंदु क्या है, पहला पॉइंट, जनसंख्या का आकार और वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है। पिछले दशकों में इसमें तीव्र वृद्धि हुई है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इतना जल्दी हाई ग्राफ बढ़ गया, किसी को क्या बोल दिया, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व असमान है। बिहार और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक घनत्व है। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे क्या, सबसे ज़्यादा बिहार में, जबकि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में कम है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान में क्या है, कम है। आयु संरचना, भारत की जनसंख्या में युवा वर्ग 15 से 35 वर्ष का प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ऊपर भी पढ़े कि युवा की क्या है, ज़्यादा घनत्व, इसे जनसंख्या लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। लैंगिक अनुपात, भारत में महिला पुरुष अनुपात असंतुलित है। केरल और पुडुचेरी में यह संतुलित, ये दोनों में महिला पुरुष बैलेंस है, बाकी क्या है, परंतु हरियाणा पंजाब में अपेक्षाकृत कम है। दोनों समान जेंडर का मतलब ऊपर नीचे है, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है रेशियो उनका। धर्म और भाषा, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म प्रचलित है। भाषाई दृष्टि से हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल आदि प्रमुख है। बोलियां तो सैकड़ों है, अभी ऊपर पढ़े। शहरीकरण, भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु प्रमुख महानगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया विथ एग्जाम्पल, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो चलिए पहले धार्मिक हम लोग पढ़ते हैं। हमारे कितना है, बहुत सारे हैं, जैसे हिंदू धर्म हो गए। भारत हिंदू धर्म का जन्म स्थान था, परंतु यहाँ इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्म भी प्रचलित है। वाराणसी, अमृतसर, अजमेर शरीफ और बोधगया धार्मिक विविधताओं के प्रतीक है। ये सब क्या है, वाराणसी, ये सब धार्मिक विविधताओं का प्रतीक है। और कौन कौन से इसमें हैं धर्म के लोग, तो वो भी ऊपर में है, ठीक है। भाषाई विविधता, संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं, हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। कितना है, 22 अनुसूचित भाषा, जिसमें हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। परंतु बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू आदि भाषाओं का भी व्यापक प्रभाव है। जाति और जनजातीय विविधता, उत्तर भारत में आर्यवंशी और दक्षिण में द्रविड़ लोग रहते हैं। द्रविड़ वंशी लोग रहते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व भारत की संथाल, मिजो, नागा जैसी जनजातियां अपनी विशेष संस्कृति और परंपराएं बनाए हुए हैं, है कि नहीं।
चौथा में नृत्य क्या, अलग अलग जगह में अलग अलग राज्य में अलग अलग नृत्य है, वही इसमें है। ठीक है, चलिए पर्व और त्यौहार भी सबका भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, होली, पोंगल और बिहू बड़े उत्साह में बनाए जाते हैं। ठीक है, भारत के क्षेत्रीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो चलिए समझते हैं। क्षेत्रीकरण का अर्थ है किसी देश को उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटना। ठीक है, पहले क्या होता है कि कौन कैसा है, कहाँ तक उसका संस्कृति फैला हुआ है, उसका इकोनॉमी, भौगोलिक, सामाजिक, मतलब सब हिसाब से एक बांटा गया है। ठीक है, भारत में क्षेत्रीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित आधारों पर की गई है। तो पहले भौतिक आधार देखते हैं। ठीक है, क्षेत्रीकरण कैसे किया गया है। उस टाइम हम ऊपर में क्षेत्रवाद बताए थे। ठीक है, वो जो अपने क्षेत्र में ये महान समझना, वो वाला भौतिक आधार। हिमालय क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्र जैसे प्राकृतिक भौगोलिक आधार पर क्षेत्रीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना कैसे डिवाइडेड है 6 पार्ट्स में, वही वाला लिखा हुआ है। जलवायु और मिट्टी, मानसून की विभिन्नता और मिट्टी की विविधता से भी क्षेत्रीकरण का आधार है, इससे भी रीजनलाइजेशन देखा गया है। तो उदाहरण के लिए शुष्क राजस्थान, आर्द्र पश्चिमी घाट और उपजाऊ गंगा का मैदान। अगर मान लीजिए उस तरह का हिसाब से अगर रीजनलाइजेशन नहीं करता तो कैसे पता चलता कि राजस्थान का इतना सीमा तक ही मतलब उतना मिट्टी अच्छा नहीं है, उपजाऊ नहीं है, ये सब क्या सब देख के बांटा गया है कि नहीं। आर्थिक आधार, खनिज संसाधनों, उद्योगों और कृषि उत्पादन के आधार पर भी क्षेत्र बनाया गया। छोटा नागपुर पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। सांस्कृतिक आधार, भाषाई और धार्मिक आधार की पर भी क्षेत्र बने हैं, जैसे दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और पंजाब हरियाणा क्षेत्र। राजनीतिक और प्रशासनिक आधार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन भी क्षेत्रीकरण का हिस्सा है। जो राज्य और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भी किसका हिस्सा है, तो क्षेत्रीकरण का। ठीक है, डिस्क्राइब द मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो लौह अयस्क प्रमुख भंडार कहाँ पे है, झारखंड के सिंहभूम में। ठीक है, ओडिशा का केंद्रपाड़ा, क्योंझर और छत्तीसगढ़ का बस्तर में पाया जाता है। कोयला धनबाद, रानीगंज, कोरबा मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है भाई, तो झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और एल्युमिनियम उद्योग का आधार है। माइका कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड और आंध्र प्रदेश में। तांबा और सीसा राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में। पेट्रोलियम तो असम और गुजरात में। ठीक है, विद्युत संसाधन क्या है, तो जल विद्युत तो भाखड़ा, नंगल, टिहरी, हीराकुंड और ताप विद्युत क्या है, तो सिंगरौली, कोरबा और दामोदर घाटी। परमाणु ऊर्जा के लिए है तारापुर और कल्लपक्कम और रावत भाटा। ठीक है, चलिए ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस टू मेजर क्रॉप्स। ठीक है, आपको बता देना है कि धान में कहाँ ज़्यादा होता है, बिहार में होता है, वीट कहाँ पे होता है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, यही सब आपको बस लिखना है। कॉटन कहाँ पे होता है, ठीक है, जूट कहाँ पे होता है, शुगर केन, तिलहन और दलहन, ये सब आपको बता देना है। चलिए, डिस्कस द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ झारखंड, झारखंड के आर्थिक संसाधन और उद्योगों पर चर्चा कीजिए। तो हम लोग इसको भी ऊपर पढ़ लिए हैं कि नहीं। कोयला के लिए धनबाद है, स्टील के लिए जमशेदपुर बोकारो है, तो यही सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा के लिखिएगा तो हो जाएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के विकास में लौह और इस्पात उद्योग भूमि को समझाइए। तो भारत में स्थापना, चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। लौह एवं इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। यह न केवल भारत के औद्योगिक विकास का आधार है, बल्कि रोजगार और निर्यात में भी योगदान देता है। भारत में स्थापना, इसके कब देखते हैं। भारत का पहला आधुनिक इस्पात संयंत्र जमशेदपुर 1907 में स्थापित हुआ। स्वतंत्रता के बाद भिलाई, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, पहले जमशेदपुर में हुआ, फिर बाद में कहाँ कहाँ हुआ, तो देख सकते हैं राउरकेला, बोकारो वगैरह में
स्थानिकता, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और जल की उपलब्धता के आधार पर इन संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है। योगदान, बुनियादी ढांचे निर्माण, पुल, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, है कि नहीं। इससे क्या क्या चुनौतियाँ थी, रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ होगा, है ना। अब चलिए, पुरानी तकनीक, ऊर्जा की कमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, फिर भी इस्पात उद्योग भारत की आत्मनिर्भरता और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है। जनसंख्या और जनजातियों के संदर्भ में झारखंड के क्षेत्रीय विकास पर चर्चा कीजिए। तो प्रमुख जनजातियाँ क्या है, संथाल है, उरांव है, मुंडा है, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन है, तो संथाल है। ठीक है। इसकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृत और परंपराएं हैं। देखिए, जनसंख्या वितरण कैसे है, घनत्व, राज्य में जनसंख्या का घनत्व आसान है, असमान है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाले हैं। ग्रामीण, शहरी विभाजन 75% जनसंख्या ग्रामीण है, जबकि 25% शहरी। तो ओवरऑल कितना का रेशियो हो जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। आर्थिक गतिविधियाँ, जनजातीय कृषि, वनोपज और पशुपालन पर निर्भर करती है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं कि नहीं। और जो है बाकी है तो क्या कर रहे हैं, खनिज संसाधनों के कारण औद्योगिक रोजगार भी मिलता है। क्षेत्र असमानता है, पलामू और गुमला जैसे जिले अपेक्षाकृत पिछड़े हैं, जबकि रांची और जमशेदपुर जैसे क्षेत्र विकसित है। विकास योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष योजनाएं चलाई जा रही। जनजातीय उप योजना TSP इन्हीं क्षेत्रों से लक्षित करती है। चलिए, यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टूरिज्म इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड। तो आपको ये बताना है कहाँ जो भी है, बाबा बैजनाथ धाम कहाँ है, हुंड्रू कहाँ है, दसम फॉल कहाँ है, ये सब बताना है आपको, आप कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे प्राकृतिक, पहले आप क्या नेचुरल जो होता है वो सब कर दीजिएगा, जो फॉल वगैरह है। फिर धार्मिक क्या क्या है, पारसनाथ, रांची दुमका का मंदिर, ये। उसके बाद सांस्कृतिक पर्यटन में क्या दीजिएगा, संथाल, मुंडा, उरांव जनजातियों को लोक नृत्य और परंपराएं। आर्थिक महत्व, रोजगार सृजन, गाइड, होटल, परिवहन, राजस्व में वृद्धि, है कि नहीं। अब बोलेगा कि टूरिज्म से कैसे आदमी बढ़ेगा, तो आएगा तो रहेगा ही, रहेगा तो खाएगा ही, है कि नहीं। तो वही सबसे बढ़ता है। चलिए, इतना ही है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। थैंक यू।